हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिवॉल्ट 1857, जिसके हम कॉन्सिक्वेंसेस, जिसके हम कॉजेज़, जिसके हम रिजल्ट्स, जिसके हम मतलब स्ट्रेटजीज़ सब कवर करेंगे। तो ये कंप्लीट जो है रिवॉल्ट 1857 आज के लेक्चर में हम कंप्लीट ये जो है ख़त्म कर देंगे। तो जैसे हम इंट्रो में बोलेंगे, इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में हम बोलेंगे कि रिवॉल्ट 1857 ये स्टार्ट कब हुआ था, ये था किस रिलेटेड, ये क्यों स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वो देखते हैं। जैसे हम कहेंगे द इंडियन रेबेलियन 1857 आल्सो नोन एज स्पॉय म्यूटिनी, कहते हैं इसको क्या बोला जाता है, स्पॉय म्यूटिनी बोला जाता है। वाज अ मेजर अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके खिलाफ था ये था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। किसके खिलाफ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था, ठीक है। जो कब स्टार्ट हुए थे, हमें इसकी स्टार्टिंग डेट याद रखनी। तो स्टार्टिंग डेट क्या थी इसकी? स्टार्टिंग डेट थी इसकी 10 मई 1857, मतलब 10 मई 1857 जो इसकी स्टार्टिंग डेट थी किसकी? रिवॉल्ट 1857 की, ठीक है। अच्छा, रिवॉल्ट 1857 जो है इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता था, जैसे द ग्रेट रेबेलियन, ठीक है, द रिवॉल्ट 1857 एंड इंडियाज़ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। कहता है कि रिवॉल्ट 1857 जो है इज़ आल्सो नोन एज फॉर द अदर नेम्स द ग्रेट रेबेलियन, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, इंडियाज़ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। So there are many causes ऑफ रिवोल्ट 1857। तो जिसमें से हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट काजेज डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे मिलिट्री काज था, मिलिट्री काज में हम सिर्फ 2-3 पॉइंट्स करेंगे। मिलिट्री काज तो एक कॉमन ये था कि मिलिट्री काज में जो इंडियंस थे उनको क्या दिया जाता था, सैलरी नहीं दी जाती थी, वैसा कम मतलब कंपनसेशन नहीं दिया जाता था जितना कि ईस्ट इंडिया या ब्रिटिश पीपल्स को दिया जाता था, ठीक है। जब क्या होता था कि जब प्रमोशंस वगैरह था तो इंडियंस को कम कंसिडर किया जाता एज कंपैरिजन टू किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे उनके कंपैरिजन में। तो इंडियंस को क्या किया जाता था? डिमोरलाइज किया जाता था हर जगह। जैसे हमारे पास एक क्या है कि इंडियंस वर नॉट गिवन डबल सैलरी इन कंपैरिजन टू द ब्रिटिश पीपल। कहता है कि जो अंग्रेज़ लोग थे उनके कंपैरिजन में इंडियंस को कम सैलरी दी जाती थी जब उनको कहाँ भेजा जाता था? किसी जंग पे भेजा जाता था, ठीक है, वार वगैरह पे जब भेजा जाता था तो क्या उनको कम सैलरी दी जाती थी। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट क्या है इसका कि मैक्सिमम प्रमोशन फॉर इंडियंस वाज द पोस्ट ऑफ सूबेदार। कहता है सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रमोट करना चाहते थे ये कौन? ब्रिटिशर्स। तो इंडियन सिपाही को लास्ट क्या बनाएंगे, कौन सी पोस्ट देंगे? प्रमोशन करके सूबेदार बनाएंगे, उससे ऊपर उनको प्रमोट नहीं किया जाता था। इसलिए क्या हुआ, ये भी काज बना किसका? रिवॉल्ट 1857 का। तो ठीक है, अब है कि इकोनॉमिक कॉज है। इकोनॉमिक कॉज क्या है? इकोनॉमिक कॉज है हमारे पास, अच्छा, ज़मींदारी सिस्टम जो था वो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल जो इसको बोला जाता है। द टैक्स वाज इम्प्लीमेंटेड, 19% टैक्स लागू किया किस पे? लैंड पे, बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस। कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल शुरू कर दिया, ठीक है। किसकी रिकमेंडेशन पे? जॉन शोर की रिकमेंडेशन पे। हमें सिंपल है इतना हमें याद रखना भी नहीं है। हम सिंपल क्या याद रखेंगे? हम सिंपल याद रखेंगे कि जो ज़मींदारी सिस्टम था कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1793 में ये इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और कितने परसेंट टैक्स लगाया गया था? 19% टैक्स लगाया गया था। और किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। किसकी रिकमेंडेशन पे? जॉन शोर की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। अब सिंपल हमने ज़मींदारी सिस्टम में से इतना याद रखना, किसने लगाया, कब लगाया, किसकी रिकमेंडेशन पे लगाया। ये इकोनॉमिक काज है, ठीक है। फिर रियोतवाड़ी सिस्टम जो कब इंट्रोड्यूस हुआ, जो हमें जितना हमें जानना है, ज़्यादा हमें जानना, डिटेल जाननी भी नहीं है, ठीक है। वो इंट्रोड्यूस हुआ 1820 में, 1820 में। ये टैक्स था किस पे था? फार्मर्स के इंडियन फार्मर्स पे। जैसे ये कहाँ सबसे पहले कहाँ लगाया गया? ये लगाया गया मद्रास में। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है कि सबसे पहले रियोतवाड़ी सिस्टम का जो टैक्स था कहाँ लगाया गया था? ये लगाया गया था मद्रास में। एंड फिर कहाँ लगाया गया? बॉम्बे। देन अच्छा, लगाया किसने था इसको? इसको लगाया था थॉमस मनरो ने। कब? किसने? थॉमस मनरो और चार्ल्स रीड ने। टैक्स वाज, अच्छा, टैक्स कितना था ज़मीन पे? ये था 51%। ऊपर हमने ज़मींदारी सिस्टम में 19% था और रियोतवाड़ी सिस्टम में कितना?
51% था। अच्छा, ज़मींदारी सिस्टम जो था वो किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रिकमेंडेशन किसकी थी? जॉन शोर की। ठीक है। और लेकिन रोजवारी सिस्टम जो था थॉमस मनरो एंड चार्ल्स रीड। टैक्स वाज, और टैक्स कितना था? 51%। ठीक है। अच्छा, तीसरी ये थी कि महलवाड़ी सिस्टम था। तीन टाइप के सिस्टम थे, तब महलवाड़ी सिस्टम जो था वो कब इंट्रोड्यूस हुआ? वो हुआ 1833 में। ठीक है। हमें सिर्फ डेट्स याद रखनी, कब इंट्रोड्यूस हुआ, किसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और कितना परसेंट टैक्स था, वो हमने इसमें क्या करना है, देखना है। ठीक है। जैसे महलवाड़ी सिस्टम जो 1833 में इंट्रोड्यूस हुआ, इट वाज टैक्स ऑन द होल विलेज, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की सारे गाँव में ये क्या हुआ था, टैक्स इम्प्लीमेंट किया जाता। अच्छा, अब इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? महलवाड़ी सिस्टम को। तो इसको इंट्रोड्यूस किया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है। किसने? विलियम बेंटिक ने। इट वाज इम्प्लीमेंटेड कितना? 30% एरिया पे इम्प्लीमेंट किया गया था किसको? महलवाड़ी सिस्टम को। सिंपल। अब हमने इकोनॉमिक आज में तीन चीज़ें पढ़ी हमने। एक परमानेंट सेटलमेंट बंगाल, रेतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम। तो परमानेंट सेटलमेंट बंगाल मतलब ज़मींदारी सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1793 में। अच्छा, लगाया किसने था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसकी रिकमेंडेशन पे? जॉन शोर की रिकमेंडेशन पे। ठीक है। अच्छा, रेतवाड़ी सिस्टम 1820 किसने लगाया? थॉमस मनरो ने। पहली बार कहाँ लगा था? मद्रास में। ठीक है। एंड देन बॉम्बे। थॉमस मनरो एंड चार्ल्स रीड जो है, इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया था। और टैक्स की परसेंटेज कितनी थी? 51%। अच्छा, थर्ड टाइप है महलवाड़ी सिस्टम। 1833 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। इट वाज टैक्स ऑन होल विलेज ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो जिसको इंट्रोड्यूस किया था किसने? विलियम बेंटिक ने। इट वाज इम्प्लीमेंटेड एंड 30% एरिया, 30% एरिया पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है। अब है हमारे पास इंग्लिश एजुकेशन। ये भी काज बना था किसका? रिवॉल्ट 1857 का। चार्टर एक्ट जो था 1813 का, मतलब 1813 का चार्टर एक्ट जो था, उसके मुताबिक 1 लाख रुपए जो है वो क्या करने थे? वो खर्च करने थे इंग्लिश एजुकेशन पे हर साल। चार्टर एक्ट के मुताबिक, किस एक्ट के मुताबिक? 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके मुताबिक 1 लाख रुपए खर्च करने थे इंग्लिश एजुकेशन पे हर साल। ठीक है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड कब किया गया? ये इंट्रोड्यूस किया 1835 में। किसकी रिकमेंडेशन पे? लॉर्ड मैकॉले की रिकमेंडेशन पे। ठीक है। और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जिसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है। अब आपको पता चल गया मेन पॉइंट हमें याद क्या रखने हैं। ठीक है। मेन हमने याद रखना है कि चार्टर एक्ट 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके हिसाब से क्या था कि 1 लाख रुपए स्पेंड करने हैं इंग्लिश एजुकेशन पे हर साल। अच्छा, जो इंट्रोड्यूस हुआ 1835 में इंग्लिश एजुकेशन, किसकी रिकमेंडेशन पे? मकॉले की रिकमेंडेशन पे। और किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है। मेन पॉइंट याद रखने हैं हमें, ज़्यादा डिटेल हमने पढ़नी नहीं है। अच्छा, जिसमें क्या था? इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया था दो इंडियंस ने। जैसे कौन था? राजा राम मोहन राय एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या था ये? हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि जो दो इंडियंस थे उन्होंने क्या किया था? इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया था। ठीक है। क्या किया था? इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया था। कौन कौन थे वो? एक था राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, और दूसरा था कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये आपको दो नाम याद रखने हैं जिनने इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया था इंडिया में। अच्छा, तीसरा कहा था सती सिस्टम। सती सिस्टम क्या था? सती सिस्टम 1829 में इसको एबोलिश कर दिया था किसने? विलियम बेंटिक ने। किसकी रिकमेंडेशन पे? राजा राम मोहन रॉय की रिकमेंडेशन में। अच्छा, विडो रीमैरिज एक्ट क्या था? जो लीगलाइज कर दिया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। बस मेन पॉइंट रखने हैं। सती सिस्टम 1829 में क्या हो गया? एबोलिश कर दिया था किसने? विलियम बेंटिक ने। ये भी काज था राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो क्या थे? वो सपोर्टर थे किसके? इंग्लिश एजुकेशन के। अच्छा, इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जिसको फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन बोला जाता है। और कब किया था? 1835 में। ठीक है। अच्छा, फिर है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है, जो मेन काज या रीज़न बोला जाता है किसका कि रिवॉल्ट 1857 का। जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है 1440, ये 1848। इनेक्सेशन ऑफ आउथ कहते हैं जब आउथ का कब्जा किया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। वो एक शॉकिंग न्यू था किसके लिए? लोगों के लिए। अच्छा, रीज़न क्या दिया उस पर कब्जा करने का? कि माल एडमिनिस्ट्रेशन है कहाँ की? अवध की। अवध की क्या है? माल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वो अच्छे से चला नहीं पा रहे हैं सिस्टम को। तो उसकी वो रीज़न दे के अवध को एनेक्स कर दिया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। कुछ और स्टेट्स भी थी जिसमें जिनको एनेक्स किया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने।
डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बेसिस पे। जैसे सतारा थी, महाराष्ट्र में थी ये स्टेट, ठीक है, इसको 1848 में एनेक्स किया था। ये जैतपुर नहीं, ये जयपुर है, जयपुर। जयपुर एंड संबलपुर जो है वो कब, 1849। अच्छा, बागत जो है 1850, उदयपुर जो है वो क्या 1852, झांसी जो है 1854 और नागपुर भी है 1854। ठीक है, कुछ स्टेट्स है, ये हमने स्टेट्स याद रखनी है। जैसे हमारे पास तारा सितारा जो है हमने डेट याद रखनी है 1848, ठीक है। फिर जयपुर संबलपुर जो 1849, ठीक है। तो फिर क्या है, फिर मैन जो है वो उदयपुर, उदयपुर का याद रखना कि 1852, ठीक है। झांसी 1854, ठीक है। ये डेट्स याद रखनी है हमने, कौन सी स्टेट को कब एनेक्स किया था, किसने, लॉर्ड डलहौजी ने, अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अच्छा, तो जो इमीडिएट काज था रिवॉल्ट 1857 का, जो इमीडिएट काज था किसका, रिवॉल्ट 1857 का, वो क्या था, वो था इनफील्ड राइफल्स। एनफील्ड राइफल्स जिसमें क्या था, जिसमें यूज़ किया जाता था ग्रीज कैटरेजेस, जिसमें क्या होता था, जो कैटरेजेस, उन कैटरेजेस में क्या होता था, काउ एंड पिग के फैट्स होते थे, जो क्या किया जाता था, जिनको जिनको सोल्जर्स को दिया जाता था, और वो सोल्जर्स को क्या करना पड़ता था, अपने दांत से उसको पहले तोड़ना पड़ता था, उसके बाद उसको फायर करना पड़ता था। तो यही क्या बना, यही का मेन कारण बना सोल्जर्स के बीच कि उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स क्या हर्ट होने लगे। ठीक है, जैसे बिगनिंग में क्या हुआ कि रिवॉल्ट जब ये हुई 29 मार्च 1857 में, जो स्पाइज थे, कहाँ स्पाई थे, बारकपुर बंगाल में, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने मना कर दिया इन राइफल कैटरेजेस को यूज़ करना। तो जैसे मंगल पांडे था, मंगल पांडे कौन सी नेटिव इन्फेंट्री से ये करता था, मतलब था, वो था 34th नेटिव इन्फेंट्री फायर्ड स्पाई था वो। ठीक है, उसने क्या कर दिया, उसने अपने हेड को शूट कर दिया और मार दिया, जिसपे उसको क्या हुई थी, फांसी हुई थी। ठीक है, अब मेन जो कहा जाता है कि 10 मई द रेबेलियन सोल्जर्स ऑफ मेरठ किल देयर सुपीरियर। क्या था कि जो रेबेलियस सोल्जर्स थे मेरठ के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसको मारा, अपने सुपीरियर जो था, उनसे जो रैंक में हाई था उसको मार दिया। एंड फ्री टू इम्प्रिजन सोल्जर्स एंड मार्च टू दिल्ली। क्या था, और वहाँ से क्या हुए, जो जिनको कैद किया हुआ था सोल्जर्स को, उनको फ्री करके दिल्ली की ओर चल पड़े। वी आर द प्रोक्लेम्ड एज एंड पावरलेस बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो था ये लास्ट मुगल एम्परर था, ठीक है, इंडिया का। कहता कि वो दिल्ली था, इसलिए उसके पास चले आए वो सारे, कहाँ से, मतलब दूसरी दूसरी जगहों से। मेन सेंटर जो था वो दिल्ली के लिए आए, उनको लगा कि बहादुर शाह जफर जो है उनकी हेल्प करेंगे। जैसे जून 1857 में क्या हुआ, झांसी, ग्वालियर, लखनऊ, इलाहाबाद, द एंटायर बंगाल आर्मी soon rose in revolt which separated quickly Awadh, रोहिलखंड एंड दोआब, द बुंदेलखंड, सेंट्रल इंडिया, लार्ज पार्ट ऑफ बिहार एंड ईस्ट बंगाल। कहता क्या, अच्छा, जून 1857 को क्या हुआ, झांसी, ग्वालियर, लखनऊ की जो स्टेट्स थे, इलाहाबाद के, और पूरा बंगाल में क्या हो गया कि आर्मी जो है खड़ी अगेंस्ट हो गई, किसके, ब्रिटिशर्स के। और इन्होंने क्या कर दिया, जंग शुरू कर दी, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर के खिलाफ। कहाँ, ईस्ट पंजाब में, बिहार और बहुत सारी जगहों पे। ठीक है, ये थे इनके काजेज। अब जो हम करेंगे कि वीकनेस क्या रही, अगर इतने एफर्ट्स या इतने सोल्जर्स खड़े हुए अगेंस्ट इसके ब्रिटिशर्स के, फिर भी ये रिवॉल्ट जो है फेल हुई थी। तो क्या वीकनेस रही थी इस रिवॉल्ट की, क्या कारण था जो जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट जो है सक्सेसफुल नहीं रह पाई। ठीक है, पहला कारण है कि द रिवॉल्ट कुड नॉट एम्बेरस द एंटायर कंट्री और ऑल ग्रुप्स एंड क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी। कहते सिंपल है कि ये जो रिवॉल्ट स्टार्ट की थी, ये इसमें इन्वॉल्वमेंट सब सोसाइटी या पूरे ग्रुप्स, इंडियन सोसाइटी ग्रुप्स, सारे कंट्री के लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। इट डिड नॉट सेपरेट टू साउथ इंडिया। कहते साउथ इंडिया में तो ये फैली नहीं, ये तो नॉर्दर्न इंडिया, मिड इंडिया में ही फैली रही। मोस्ट ईस्टर्न वेस्टर्न इंडिया, कहते ज़्यादातर जो ईस्टर्न और वेस्टर्न में फैली। साउदर्न इंडिया में तो रिवॉल्ट 1857 का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, इसलिए भी ये क्या हुई, ये वीक रही और फेल होगी। द मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस आल्सो डिड नॉट सपोर्ट। कहते हैं जो पढ़े लिखे लोग थे हिंदुस्तान के उस टाइम के, उन्होंने भी इसको सपोर्ट नहीं किया। क्यों, क्योंकि उनको लगा था कि ये क्या है, बैकवर्ड आउटलुक है रिवॉल्ट का। द रेबल्स वर शॉर्ट ऑफ मॉडर्न वेपन्स एंड अदर वॉर मटेरियल। सिंपल है कि अगर कोई कहीं भी किसी के खिलाफ कुछ भी शुरू करना है, स्टार्ट करना है कोई, तो वहाँ क्या है, उनके पास हथियार, औजार सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, और वो क्या था, वो जो
इंडियन रेबल्स थे, रेबिलियंस थे, उनके पास तो वो काफ़ी कम था। ठीक है, ये भी कारण रहा उनकी हार का। दे आर पोअरली ऑर्गेनाइज, कहता है कि उनका कोई लीडर भी नहीं था उस टाइम जो उनको गाइड करते। देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन, कहता है कि यूनिटी भी नहीं थी, कोऑर्डिनेशन नहीं था, प्लानिंग नहीं थी, कोई फंड नहीं था। ठीक है, फीलिंग नहीं थी किसके रिलेटेड, नेशनलिज्म के रिलेटेड, क्योंकि लोगों में कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी। ठीक है, इसलिए ये क्या रहा, ये बहुत वीक रिवॉल्ट रही, मतलब बहुत कमज़ोर ये कोशिश रही, जिसकी वजह से क्या हो गई, रिवॉल्ट फेल हो गई। कम्युनिकेशन सिस्टम बेटर नहीं था, कहते बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था अवेलेबल। ठीक है, ब्रिटिश अनेबल क्विक री रेबल्स वर डेल्ट विद एयरली ब्लो व्हेन द ब्रिटिश कैप्चर दिल्ली। कहते ब्रिटिश ने कैप्चर जब किया था कब, 1857, 20 सितंबर 1857 को। तो उन लोगों ने क्या, मतलब किस उनके साथ कैसे क्या मतलब कंपटीशन करते, क्योंकि ये इंडियंस के पास तो कुछ था ही नहीं उनके साथ compete करने के लिए। अच्छा, बाय द एंड ऑफ 1859 ब्रिटिश अथॉरिटी ओवर इंडिया वाज फुली रीएस्टेब्लिश, कहता है कि उसी रिवॉल्ट के बाद 1859 में क्या हुआ कि ब्रिटिश अथॉरिटी जो थी वो फुली क्या होगी, रीएस्टेब्लिश होगी, कहाँ, इंडिया में। अब रिजल्ट क्या थे इस रिवॉल्ट के, हमने क्या किया, कॉजेज किए, ठीक है, वीकनेस की। अब हम क्या करें, रिजल्ट मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे इस रिवॉल्ट के। जो क्वीन थी टुक ओवर द रोल ऑफ फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अच्छा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का के हाथों से जो का रूल था वो किसको आ गया, वो क्वीन के हाथों में आ गया। क्वीन मेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, कहता है क्वीन ने क्या बनाया, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया 1858, जिसको क्या बोला जाता है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। ये याद रखने वाली चीज़ है कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कौन से एक्ट को बोला जाता है, वो बोला जाता है इंडिया एक्ट 1858 को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट देयर वाज नो रिलीजियस इंटरफेरेंस, कहते इस एक्ट के हिसाब से कोई भी रिलीजियस इंटरफेरेंस मुदाखलत नहीं होगी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अबॉलिश्ड, कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था उसको भी ख़त्म कर दिया। इक्वलिटी विल बी गिवन, कहता है एकता जो है वो मेंटेन रहेगी। गवर्नर जनरल गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय, कहते हैं गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल होता था और 1858 के बाद क्या हुआ, उसको टाइटल क्या दिया जाने लगा, वाइसरॉय का। एंड मेड न्यू सेक्रेटरीट, और सेक्रेटरीट बनाया गया उसके बाद। ये सेक्रेटरीट बनने के बाद ही जैसे दादा भाई नेहरू जी ने क्या दिया था, उसने एक थ्योरी दी थी, वो कौन सी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये याद रखना कि दादा भाई नेहरू जी की थ्योरी जो थी ड्रेन ऑफ वेल्थ थी। सपोर्ट किया किसने किया था इसको किया था आर सी मजूमदार ने। अच्छा, और क्या था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी बुक लिखी थी किसने, दादा भाई नेहरू जी ने। ठीक है, ये था किसके, 1858 के बाद रिवोल्ट की। अब हम करेंगे कुछ बुक्स और उनके ऑथर्स। ठीक है, जैसे बुक कौन सी है और वो उसका ऑथर कौन है। जैसे फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59, वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, रेबेलियन 1857 सिंपोसियम, ये किसने लिखी थी, ये पीसी जोशी ने। ठीक है, डिस्पॉय म्यूटिनी एंड रेबेलियन ऑफ 1857, ये लिखी थी आरसी मजूमदार ने। ठीक है, अच्छा, काजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, ये किसने लिखी थी, सईद अहमद खान ने। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने थी, वी डी सावरकर। सिविल रेबिलियन इन इंडियन म्यूटनीज एस बी चौधरी। ये बुक्स हैं, उनके ऑथर्स का नाम है। ठीक है, ओपिनियन ऑन रिवॉल्ट 1857, ये किसके, व्हाट बिगन इन फाइट ऑफ रिलीजन एंडेड ए वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने लिखी थी, आर एस एन सेन ने। जिसको क्या बोला जाता है, दी सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस इज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल आर ए वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बोला था किसने, आरसी मजूमदार ने। ठीक है, अब हम कुछ करेंगे इसमें से इम्पॉर्टेंट सेंटर्स और उनके लीडर्स, मतलब ब्रिटिश सुप्रेसर कौन था, लीडर्स मतलब ब्रिटिश का सुप्रेसर कौन रहा, इंडियन लीडर कौन रहा और सेंटर कौन रहा। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट सेंटर आ गया हमारा दिल्ली। दिल्ली था हमारा क्या मेन सेंटर जो था, वो क्या था, वो था दिल्ली। और दिल्ली का इंडियन लीडर कौन था, बहादुर शाह सेकंड जफर, या बहादुर शाह जफर सेकंड, जो लास्ट मुगल रूलर था। एंड बख्त खान, ये दोनों कहाँ के लीडर थे, दिल्ली के। लेकिन सुप्रेसर, ब्रिटिशर सुप्रेसर कौन था दिल्ली का, निकोलसन एंड हडसन। ठीक है, अच्छा, बरेली का सेंटर था। ठीक है, और लीडर कौन था, खान बहादुर खान। सेंटर बरेली था और लीडर था खान बहादुर खान। कानपुर का नाना साहिब एंड तांत्या टोपे। ठीक है, और इनको किसने सुप्रेस किया था, कैंप बेल ने। लखनऊ थी हजरत महल, बेगम हजरत महल, और किसने सप्रेस किया था, कैंपबेल ने।
अच्छा, सेंटर था झांसी, झांसी की लीडर थी रानी लक्ष्मीबाई और ह्यूज रोज ने इसको क्या किया था, सुप्रेस किया था। फैज़ाबाद था सेंटर और लीडर कौन था, मौलवी अब्दुल्ला शाह, जो वहाबी मूवमेंट का भी लीडर था, ठीक है। और इलाहाबाद का कौन लीडर था, इलाहाबाद में था लीडर लियाकत अली और सुप्रेस किसने किया था इसको, कर्नल नील ने। जगदीशपुर ये था बिहार सेंटर और लीडर कौन था, कंवर सिंह एंड अमर सिंह, ठीक है। और विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर ने इनको क्या किया था, सुप्रेस किया था। अच्छा, पटना का था सेंटर, ठीक है। और इंडियन लीडर कौन था, मौलवी पीर अली, ठीक है, ये भी वहाबी मूवमेंट का लीडर था, ठीक है। अच्छा, फतेहपुर का इंडियन लीडर कौन था, अजीमुल्ला। अवध एंड रोहिलखंड ये था मौलवी अहमदुल्ला, ही वाज आल्सो कॉल्ड डंका शाह। डंका शाह किसको बोला जाता था, मौलवी अहमदुल्ला को, मौलवी अहमदुल्ला को। मथुरा सेंटर था और इंडियन लीडर था देवी सिंह। मेरठ सेंटर था और इंडियन लीडर था कदम सिंह, ठीक है। और ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स और इम्पॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स। फिर हमने किया रिवॉल्ट 1857, उसके काजेज उसके